हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और इसमें हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आरपीएफ एसआई 2024 में जो पेपर हुआ है आरपीएफ एसआई का, उसके जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज ही हम लोगों का तीसरा प्रैक्टिस सेट है आरपीएफ एसआई का। तो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए हैं उसी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं, तो लेवल भी आप लोग इससे देख पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और इसमें मैंने 40 क्वेश्चन लिया है और सारे मैंने तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन को इसमें लिया है। सिर्फ मैंने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को छोड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें ले लिया है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आया था, किराना घराना के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख वंशावली किराना घराना के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया जाता है। तो अगर आप लोग मेरा सारा प्रैक्टिस देखे होंगे तो मैंने ये कई बार बताया है कि किराना घराना के प्रवर्तक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान। तो करीम खान नाम ध्यान रखेंगे, इन्हें किराना घराना का प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है। अब आप लोग यहाँ कुछ नाम नोट कर लेंगे कि किराना घराना से कौन कौन संबंधित है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जैसे नाम दे दिया जाए पंडित भीमसेन जोशी, पूछा जाए किस घराना से संबंधित है। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, पंडित भीमसेन जोशी, किराना घराना। वाहिद अली खान किससे संबंधित है, तो किराना घराना। उसके बाद उपेंद्र किससे संबंधित है, किराना घराना। तो ये 3 नाम आप लोग ध्यान रखेंगे और चौथा नाम करीम खान का ध्यान रखेंगे, जो कि किराना घराना के फाउंडर ही हैं। अब इसके बाद आगरा घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार घराना, ग्वालियर घराना, ये 4 नाम और ध्यान रखेंगे आप लोग। इस बार आप लोगों से इसमें से कोई भी पूछ सकता है। आगरा घराना के हाजी सुजान खान, पटियाला घराना के फतेह अली खान, भिंडी बाजार घराना के छज्जू खान और ग्वालियर घराना के नथ्थू खान, ये 4 नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और 5वां नाम ध्यान रखेंगे किराना घराना, जिसके करीम खान है। तो आगरा घराना के कौन है, हाजी सुजान खान, पटियाला घराना के फतेह अली खान, भिंडी बाजार घराने के छज्जू खान और ग्वालियर घराने के नथ्थू खान, ये संस्थापक हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब पहले शिफ्ट में आप लोगों ने देखा था कि मनु भाकर और सरबजोत ने किस टीम के विरुद्ध जीता था अपना मेडल, तो हमने देखा था दक्षिण कोरिया। सेकंड शिफ्ट में आप लोगों ने कल वाले प्रैक्टिस सेट में देखा था क्या, आप लोगों ने ये देखा था कि मुरुगेसन किस राज्य से हैं, उनका राज्य पूछा था। उसके बाद इसमें देखिए वो पेरिस पैरालंपिक से संबंधित थे मुरुगेसन। और देखिए आज फिर यानी कि थर्ड शिफ्ट में भी पेरिस ओलंपिक से आ गया। तो पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक, इनको पढ़कर जाइएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। और अगर आप लोगों को इसका भी वीडियो चाहिए, एक अलग से सेपरेट वीडियो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ला दूँगी, जिसमें हम लोग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के पिछले जो बीत चुके हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको पहले हम देखते हैं। अब लक्ष्य सेन, भारत के लक्ष्य सेन पेरिस 2024 ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस देश के खिलाड़ी से अपना पुरुष एकल कांस्य पदक मैच हार गए थे। तो लक्ष्य सेन किस देश से हार गए थे, किस देश के खिलाड़ी से, तो मलेशिया, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त तो कौन थे। तो देखिए जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, जनगणना आयुक्त, इनके नेतृत्व में जनगणना होती है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना, तो पहली डेट याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो 1951 में पहली बार हुई थी स्वतंत्रता के बाद। और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो MWMS थे। इनके नेतृत्व में क्या होती है, जनगणना होती है। तो आप लोगों ने पहले शिफ्ट में भी देखा था, साक्षरता से क्वेश्चन आया था जनगणना से। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में भी देखा था, आप लोगों ने देखा था कि किस देश मतलब किन 2 राष्ट्रों की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता से आया था। तो पहली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में भी जनगणना से इसमें 2 क्वेश्चन आए। एक आया है महाविभाजक वर्ष, अभी नीचे आप लोगों को मिलेगा, और ये एक। तो जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग याद कर जाइएगा।
अब देखिए जनगणना से थोड़ा क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना से बहुत क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा पॉइंट समझ लेते हैं। 2011 की जनगणना आप लोग पहले ध्यान रखेंगे, क्या इस जनगणना की थीम क्या थी? तो इस जनगणना की थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसकी क्या थी? थीम थी। उसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना से? 2011 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? 2011 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? तो श्री चंद्र मौली थे। कौन थे 2011 की जनगणना के समय? श्री चंद्र मौली। नाम मत भूलेगा क्योंकि पूछा जरूर जाएगा। उसके बाद आप लोग ये ध्यान रखिए कि तो श्री चंद्र मौली आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्या 2011 की जनगणना से ही कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की थी? केरल की। सबसे कम बिहार की। सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार की ही थी। सबसे कम कहाँ थी? तो अरुणाचल प्रदेश की थी। उसके बाद ये आप लोग ध्यान रखने वाले हैं इसमें क्या कि जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। परंतु ये 10 के आधार पर नहीं थी। 10 के आधार यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के साथ नहीं थी। निश्चित समय के अंतराल ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। और जो 2011 की जनगणना थी ये किस नंबर की जनगणना थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 15वीं जनगणना थी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी पता होगी। और 2011 की जनगणना जरूर पढ़ कर जाइएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी एसएमई की वृद्धि में क्या अनोखी भूमिका निभाता है? क्या करता है कि ये लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच को सुगम बनाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन उसी में पूछे गए हैं, मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिसमें एक्सप्लेन करने वाला होगा, कुछ बताने जिससे और आगे क्वेश्चन बन सकता है, उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए करंट का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे। एस सोमनाथ, शेर जिसने चांदनी पी ली। शेर जिसने चांदनी पी ली ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? शेर जिसने, ये किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ के अध्यक्षता में ही आप लोगों को पता होगा चंद्रयान लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त को दक्षिण पोल पर लैंड किया, जिससे 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आप लोगों इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी ध्यान रखिएगा। शेर जिसने चांदनी पी ली, लेकिन ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष में नहीं है। इसरो की स्थापना भी पूछा गया था, आप लोगों ने देखा था शायद, पहले सेट में ही पूछा गया था, पहले शिफ्ट में। तो 15 अगस्त आप लोग ध्यान रखिएगा 1969। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साराभाई थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो प्राचीन काल में जो शुल्ब सूत्र था वो किससे संबंधित था? ज्यामिति से संबंधित था। किससे संबंधित था? ज्यामिति से। और प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त युग को कहा जाता है, गुप्त वंश को। बहुत पूछा जाता है। श्रीगुप्त जिसके संस्थापक है गुप्त वंश के, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैंने ट्रिक भी बताई थी, सोच सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त, तो आप लोगों को याद होगा। तो आप लोग गुप्त वंश के सारे शासक के नाम जानते होंगे। देखिए अंकटाट और बारबाडोसा, अंकटाट बारबाडोसा सरकार ने 2024 में किस महीने में बारबाडोसा में पहला ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया? तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पता होंगे। तो मई में किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है?
तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के सभापति, देखिए राज्य की बात हो रही है, राज्यसभा में कौन करता है, तो वही करेंगे जो राज्यसभा के सभापति होंगे। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होते हैं। और मैंने इनसे आप लोगों को 3 आर्टिकल बताया था, पहले शिफ्ट में यही पूछा गया था कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। इनसे 63, 64 और 70, ये 3 आर्टिकल आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 63 में इनके पद की बात की गई है, 64 में बताया गया है कि राज्यसभा पदेन सभापति होंगे, और 70 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके कार्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, वो करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति जी। ये आर्टिकल 70 में है। और ऐसे पूछा जाता है कि किस सदन के सभापति उस सदन के स्वयं सदस्य नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही ऐसे होते हैं जो उस सदन के सदस्य नहीं माने जाते। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है, तो 73, राइट आंसर क्या हो जाएगा 73। 74 में क्या, 74, 75 आर्टिकल आप लोगों को पता होगा। 74 में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के गठन के लिए आर्टिकल 74 है। और आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के हेड कौन होंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी होंगे। आर्टिकल कौन सा है, 75। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है, तो 73, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था कि कैग का पूछा गया था कि कैग के पद का वर्णन कहाँ है, तो आर्टिकल 148 में था, मैंने कल आप लोगों को बताया था। और ये 148 से 151 तक इनके बारे में ही बताए गए। आर्टिकल 149 क्या कहता है, इनकी शक्तियों को बताता है, किसके, कैग के, केंद्रक महालेखक परीक्षक की। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, संविधान से क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किसके अंतर्गत दिए गए। तो कई बार मैंने आप लोगों को बताया 36 से 51 होता है DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 में किया गया। किसमें, 12 से 35। तो ये सारे मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिए, तो आप लोगों को ये आसान लग रहा होगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन RPSI के 3rd शिफ्ट पहले जो हुआ था दिसंबर में, उसके 3rd शिफ्ट का ये सारा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्री राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी। तो वयस्क मताधिकार, तो ध्यान रखिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वयस्क मताधिकार है ये कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या राजनैतिक अधिकार है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक राजनीतिक अधिकार है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि श्री राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी, तो 1939 में। और कल यही ऐसा ही इसी सन पर एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, 1939 में। आप लोगों ने देखा था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में। और यही डेट ध्यान रखेंगे कि 1939 में श्री राजगोपालाचारी जी ने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी। अब बात है कि वयस्क मताधिकार, तो ध्यान रखिए कि आप लोगों को पता होगा कि वयस्क मताधिकार का जो एज होती है कितनी होती है। वयस्क मताधिकार कोई भी वोट कब दे सकता है, वयस्क मताधिकार का मतलब है कि वोट देने की एज तो 18 वर्ष होती है, लेकिन पहले 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा क्या कर दिया गया, इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 61वां था। कौन सा, 61वां, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा वयस्क मताधिकार आधारित संविधान सभा की मांग उठाई गई थी कब, श्री राजगोपालाचारी जी द्वारा 1939 में, जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, सेकंड शिफ्ट में वही पूछा गया था। किस रिट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है।
मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि आर्टिकल 32 ये मैंने कई बार बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, किसके लिए? जो जनता है उसके मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो उसके अधिकारों को दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है। अब उसी में से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 5 रिट होती है, जिसमें से यहाँ पर 4 दिया गया है, एक परमादेश, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक प्रतिषेध उत्प्रेषण, एक नहीं दिया गया है। वो क्या है? अधिकार परीक्षा लेख। क्या है? अधिकार परीक्षा लेख इसमें नहीं है। 5 रिटाल रूल ध्यान रखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से जारी करती है, तो 5 यही है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। अब ध्यान रखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है, उसे गिरफ्तार किया गया है, तो क्या करना है? 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी न्यायालय जो उसके पास हो वहाँ पहुँचाना है। 24 घंटे के अंदर पहुँचाना है, बस आने जाने का समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये है। सेकंड देखिए परमादेश, ये क्या है? परमादेश के द्वारा सरकार ये आदेश देती है, न्यायालय ये आदेश देती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करें, इसमें बताया गया है परमादेश। उसके बाद प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध में क्या है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण, राइट आंसर इसका हम लोगों का उत्प्रेषण हो जाएगा। उत्प्रेषण में क्या है कि उच्च न्यायालय, जो ऊपरी न्यायालय होता है, निचले न्यायालय को ये आदेश देता है कि कोई भी, जैसे देखिए उत्प्रेषण तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिषेध में क्या होता है? इसमें तो देखिए उत्प्रेषण में है कि जैसे कोई ऊपरी न्यायालय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट ने किसी मामले को अपने अंतर्गत ले लिया है, तो उसमें ऊपरी न्यायालय ये आदेश देगा क्या कि लंबित चल रहे मुकदमे को बहुत दिन तक जो चल रहा है वो कहेगा मेरे पास भेज दो। तो ये तो हो जाएगा उत्प्रेषण, यानी कि कोई लंबा अगर मामला चल रहा है बहुत दिन तक, तब वो अपने पास मांग लेता है, वो तो होता है उत्प्रेषण। लेकिन जैसे कोई केस है, कोई मामला है, उच्च न्यायालय ने उसे अपने अंतर्गत ले लिया, तब वो अगर वो उसके अंतर्गत नहीं रहता, वो उस मामले को अपने अंतर्गत ले लेता है, तब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जो होगा वो क्या कहेगा कि इस मामले को मेरे पास भेज दो, ये आपके अंतर्गत नहीं आता। ये होता है प्रतिषेध। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। उत्प्रेषण में होता है कि ऊपरी न्यायालय नीचे कोई मामला है बहुत दिनों तक चल रहा है, कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी मामले को ले लिया है और वो बहुत दिन तक चल रहा है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा, तो हाई कोर्ट कहेगा इस मामले को आप मेरे पास भेज दीजिए, इतने लंबे चल रहे मामले को। ये होता है उत्प्रेषण, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन प्रतिषेध क्या होता है कि जैसे हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी ऐसे मामले को अपने अंतर्गत ले लिया जो उसके अंतर्गत नहीं आते, तो उससे ऊपर जो न्यायालय होगा वो कहेगा इस मामले को आप मेरे पास भेजिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये होता है प्रतिषेध। बचा अधिकार परीक्षा लेख। तो अधिकार परीक्षा लेख ये होता है कि इस पर अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत जो अधिकारी काम करते हैं तो उनकी जांच की जाती है कि वो जिस पद पर रह रहे हैं वो उसके योग्य हैं या नहीं। तो ये होता है अधिकार परीक्षा लेख। तो ये 5 रिट जारी करता है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का उत्प्रेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? विलियम एमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अपसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? तो इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। अपसारीकरण, अपसारी किरण। अपसारी होती है जो एक जगह पर आकर मिले, वो होती हैं अभिसारी। अपसारी होती हैं जो बिखर जाएं। तो यहाँ पर देखिए, अपसारी प्लेट की सीमा की मुख्य विशेषता क्या है? प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्या है? देखिए, भारत में
फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप देखिए इसमें से आप लोग ये इतना तो आप लोग जो देख रहे हैं तो दिया ही गया था एग्जाम में, कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। आप लोग ये ध्यान रखिए भारत में फसल कितनी प्रकार की होती है। एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक जायद। ये तीन मुख्य फसल आप लोग भारत में ध्यान देंगे आप लोग ये तीन फसल। इससे अलग एक कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा इन तीनों में से और कहेगा कि इनमें से कौन सी भारत की फसल मुख्य फसल नहीं है, तब आप लोग यही ध्यान रखेंगे रबी, खरीफ और जायद। जिसमें खरबूज तरबूजे उगाए जाते हैं ना वो खरीफ, वो क्या होता है जायद। रबी की फसल में गेहूँ आता है मुख्य रूप से और चावल आता है खरीफ की फसल में। तो देखिए इसमें से कह रहा है कि फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तब इतना आप लोग जब पढ़ेंगे तब ये सारे ऑप्शन आप लोग गलत पाएंगे। राइट आंसर इसका हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 है। आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं पीडीएफ से, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं। राइट आंसर यही हो जाएगा, मैंने इसे देखा था। तो जायद एक लघु ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है जिसमें सिंचित भूमि पर तरबूज, खीरे, सब्जियां और चारा फसलों की खेती की जाती है। तो आप लोग यहाँ से यही ध्यान रखेंगे कि रबी की फसल में गेहूँ, जायद की फसल में खरबूज तरबूजे होते हैं, खरीफ की फसल में चावल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किसे तकनीकी कृषि सुधार नहीं माना जाता। तो ऑप्शन देख लीजिए कि तकनीकी सुधार किसे नहीं माना जाता। वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन प्रथाएं, तो ये तो तकनीकी है ही कि आप लोग वैज्ञानिक तरीके से कृषि करें। खेती के यंत्रीकृत साधन, ये भी है। कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो फसल ज़्यादा वृद्धि होगी, ये भी राइट आंसर है। लेकिन बिचौलियों का उन्मूलन, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एमडी के रूप में पुनः नियुक्त की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडीए पुनः बनाई गई हैं। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि आईएमएफ इंटरनेशनल, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। तब ध्यान रखेंगे वाशिंगटन, कहाँ पर है वाशिंगटन। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा आईएमएफ की एमडी बनाई गई हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है। तो निजीकरण आप लोग जानते होंगे, निजीकरण होता है जिसमें सर्वाधिक सारा अधिकार किसी एक का हो, वो होता है निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर जिसे बोला जाता है। तो सामाजिक सार्वजनिक प्रबंधन, राइट आंसर यही हो जाएगा। निजी स्वामित्व, निजी नियंत्रण, ये सब इसी के घटक है। लेकिन सार्वजनिक जिसमें सभी लोगों का अधिकार हो वो निजीकरण के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं। एलील का, ये राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है। अब आप लोग एक ट्रिक आप लोगों को पता होगा क्या, सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, ये आप लोगों को पता होगा। सनम ने मिलकर राज्य से पूछा, नासा चुराओ सा से। तो आप लोग शायद इस ट्रिक को जानते होंगे और इस ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे भाग को याद कर लेते हैं। भाग 1 में आप लोगों को पता होगा क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई। न से नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। फंडामेंटल मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में। और आप लोगों को पता होगा मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 4A में किया गया है। भाग 4A में तो किसका वर्णन किया गया है, भाग 4A में किसका वर्णन किया है, मौलिक कर्तव्य का। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रयोग किया गया। तो ने को हटाएंगे हम लोग, सा से क्या हो जाएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र का भाग 1, न से नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, राज्य से हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 हो जाएगा। और आप लोग क्या ध्यान रखेंगे इसके आगे, इतना आप लोगों को पता चला होगा। उसके बाद अब जब आप लोग और आ जाएंगे तो आप लोग पाएंगे केंद्र के बारे में वर्णन भाग 5 में किया गया है और राज्य के बारे में वर्णन भाग 6 में किया गया है। तो बात आई है यहाँ पर क्या, जिला न्यायपालिका।
तो ये राज के अंतर्गत आएगा, तब इसका वर्णन किसमें हो जाएगा, भाग 6। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, नहीं तो मैं पूरी ट्रिक बताकर आप लोगों को याद करा देती। लेकिन आप लोग यही ध्यान रखेंगे, केंद्र के बारे में 5 में वर्णन है और 6 में क्या है, राज। 7 समाप्त कर दिया गया है, आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पाल शासक मुख्यतः किस धर्म के संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो पाल जो वंश था, पाल जो शासक थे पाल वंश के, वो बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में थे। और पाल वंश के संस्थापक जान लीजिए कौन है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो गोपाल हैं पाल वंश के संस्थापक, और राजधानी इसकी है मुंगेर। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ध्यान रखेंगे। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना, ये कोशिका का मुख्य कार्य होता है। ये तो इसमें पूछा गया था। अब यहाँ से आप लोग कोशिका से एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कोशिका की खोज 1665 में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और जीवित कोशिका की खोज लुईमन हॉक ने की थी, ठीक। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे। पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। और विटामिन की खोज फंक ने की थी। ये सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए बुक से क्वेश्चन आया था क्या, कि रीइंचेंटमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट एन लिनरोथ। अब देखिए एक द इनहेरिटेंस, कल एक पुस्तक पूछी गई थी ना किरण देसाई के सेकंड शिफ्ट में, आप लोगों ने देखा था। तो पुस्तक से भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी ऐसी पुस्तक पूछ ली जाती है जो नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर पुस्तक तो आप लोग नाम ध्यान रख ही सकते हैं। खिलाड़ियों के ज़्यादातर यही सब पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, तब ध्यान रखेंगे आप लोग क्या, कि रीइंचेंटमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा किसकी है? तो रॉबर्ट एन लिनरोथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो डायनमो प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिए। 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई सेतु भारत परियोजना का उद्देश्य क्या था? सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से रेलवे क्रॉसिंग को हटाना, ये इसका उद्देश्य था। तो देख लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन तो इससे भी पूछा जा रहा है, किससे? योजनाओं से। अब ये क्वेश्चन आप लोग नीचे पाएंगे। 8 मार्च को जो चालू की गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, अभी आप लोग देखेंगे वो भी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों, किनारों या मार्जिन पर स्थित जलरंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं? तो पत्तियों के किनारे से किसके द्वारा? बिंदु सराव के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदु सराव। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो भारतीय देखिए, पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। और ये कब जोड़ा गया था आप लोगों को पता होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जब प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तभी समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था। तो ये तो संविधान से संबंधित है, राजनीतिक व्यवस्था थी। अर्थसंघीय प्रणाली भी है, संसदीय सरकार प्रणाली, ये तो है ही। संसद आप लोग जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति सरकार प्रणाली ये नहीं है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा शक्ति वैसे ही आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री, तो ये ही राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति सरकार प्रणाली ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? अब इसमें मैंने एक नहीं लिया है, इसी शिफ्ट में पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इस शिफ्ट में इससे प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज, इसमें 2 क्वेश्चन आया था, मैंने सोचा मैं यहीं पर बता दूंगी। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज, पहले तो ये ध्यान रख लीजिए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी कब? बॉम्बे में की गई थी। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। अब एक आप लोग सत्यशोधक समाज ध्यान रखिए, इसमें पूछा जा सकता है। और दूसरा आप लोग क्या ध्यान रखिए? ब्रह्म समाज, जो कि इसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये 2 ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या इसमें देखिए,
प्रार्थना समाज की स्थापना तो बॉम्बे में हुई थी, लेकिन सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी और 1828। एक एक देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा कहीं। सबसे पहले सत्यशोधक समाज की स्थापना की किसने थी? तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखेंगे किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। और कब की थी? तो ये ध्यान रखेंगे 1873 में की थी। 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। और कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र में। इतना पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। और उसके बाद एक आप लोग यहीं पर ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज। इसे सिर्फ में पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। कहाँ की थी? तो कलकत्ता या कोलकाता में की थी। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30। 40 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं हम लोग। थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखिए। थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडी। इनसे सेकंड शिफ्ट या पहली शिफ्ट में आप लोगों ने देखा था, एक क्वेश्चन इनसे इसी प्रकार से आया था। तो इनको आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा अपने भी एग्जाम में। तानसेन के गुरु का नाम पूछा जाता है हरिदास, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विलायत खां किससे संबंधित है? तो विलायत खां से बहुत क्वेश्चन आता है। तो विलायत खां किससे संबंधित है? आप लोग ध्यान रखेंगे, सितार वादक है। पंडित रविशंकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किससे संबंधित है? सितार वादक से संबंधित है। उनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर। अभी इसी में एक क्वेश्चन उनसे आया है कि वो किससे संबंधित है, तब ध्यान रखेंगे। अनुष्का शंकर किसकी बेटी है? पंडित रविशंकर की। और ये सभी किससे संबंधित है? सितार वादक है। विलायत खां भी किससे संबंधित है? सितार से। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत की सार्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? मैंने भी कहा था ना, इस वर्ष क्या हुआ था, ये 6वीं जनगणना थी। और क्या हुआ था कि इसमें जनसंख्या बहुत कम हुई गई थी, तो इसे क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2011 की सेंसस को जरूर पढ़कर जाइएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये तो आप लोगों को पता है, पीसी सिलेबस के एग्जाम तक में पूछा जाता है, लेकिन किसी दूसरे तरीके से पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। उसमें स्थापना नहीं पूछा जाता किसने किया था, पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यही था कि इसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए, इसका उद्देश्य ये मेन रूप से था कि जो ब्रिटिश से आ रहे थे अंग्रेज, उनको भारतीय लैंग्वेज समझने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए इस लैंग्वेज को शुरू किया गया, जिससे कि जब यहाँ के लोग भी थोड़ा इंग्लिश सीख जाएंगे तो बात करने में आसानी होगी, कार्यों को समझने में आसानी होगी, इसलिए चालू किया गया था। तो लॉर्ड वेलेजली ने, और वेलेजली के सहायक सन मत भूलिएगा, डलहौजी की हड़प नीति और वेलेजली के सहायक सन पूछी जाती है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली बार जनगणना करवाई थी, ये मत भूलिएगा। और डलहौजी की हड़प नीति आप लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की? तो अनुराग ठाकुर ने की। खेल मंत्री, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ने। इन्होंने 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला की उत्कृष्टता के लिए 2 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की शुरुआत की। तो कौन? भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। ध्यान रखिएगा, भारत के वर्तमान खेल मंत्री भी ऐसे पूछा जा सकता है, तो अनुराग ठाकुर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विजयनगर और किन राज्य के बीच में ये विवाद का केंद्र? दोआब क्षेत्र। तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? दोआब बोला जाता है। तो रायचूर दोआब जो था वो किन 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण बना था? तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर। विजयनगर में सबसे पहला कौन सा वंश था? तो उसके संस्थापक मैं बता देती हूँ, हरिहर बुक्का थे। तुलु वंश था शायद, आप लोगों को पता होगा, तो वही था। और उसके संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का।
ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे जफर खां थे। और दोआब रायचूर दोआब किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण था, तो बहमनी और विजयनगर, नाम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत ने 10 जनवरी 2023 को किस तट के सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उड़ीसा में किया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लेती। आप लोग कहते हैं पूरा 50 क्वेश्चन लिए, तो करंट के साथ दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जा सकता है, तब ऑप्शन देखिए। रात में दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, और दिन में क्या हो सकता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक। रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, और दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिन और रात के बीच अधिकतम परिवर्तन। तो कोई क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन से ही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन शायद है हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से काट तथा दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है, तो कॉमन है। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, तो अब देखिए आप लोगों को पता होगा मूल राशि कितनी होती है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मूल राशि कितनी होती है, तो मूल राशि 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। उसमें से पूछ रहा है ज्योति तीव्रता, इसी को ज्योति तीव्रता भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन ज्योति तीव्रता से भी आता है, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई इकाई इसकी होती है कैंडला। ध्यान रखिएगा, मूल राशि 7 होती है, जिसमें से दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है, तो कैंडला। अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा केल्विन क्या है, जितने भी इसमें ऑप्शन आते हैं उसको ध्यान रखिएगा। केल्विन आप लोगों को पता होगा कि ये ताप को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, 310 केल्विन। आप लोगों को पता होगा, या तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, या फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात कर ले हम लोग किसकी, जूल की। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और उष्मा का मात्रक भी जूल होता है। और इसी में एक क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछा गया था, एक अर्घ बराबर कितने जूल होते हैं। ये क्वेश्चन इसी में आया था, मैंने लिया नहीं है, मैंने सोचा ऐसे बता देंगे ओनली। तो एक अर्घ में कितने जूल होते हैं, 10⁻⁻7। तो ये क्वेश्चन भी इसमें आया था। तो ध्यान रखिएगा, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य या उष्मा दोनों का होता है। और वाट शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक से संबंधित है। आप लोग देख रहे होंगे कि कल भी ये क्वेश्चन, यानी कि पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, और मैंने ये आप लोगों को कई बार करवाया है। क्योंकि जो कैग होते हैं, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, ये क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा। इनकी योग्यता, कैग बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, या तो इनकी पूरी की पूरी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितनी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, या तो ये क्या हो, 10 साल तक हाई कोर्ट के वकील हों, या 5 साल तक उसके न्यायाधीश जज हों, तब ये कैग बन सकते हैं। तो इनका उल्लेख आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 148 में किया गया है, और इनकी शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 149 में किया गया है। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोग देखेंगे, या तो महान न्यायवादी से क्वेश्चन आ जाता है, या तो कैग से क्वेश्चन आता है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोग जानते होंगे, ये तो मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत वह अभिलेख न्यायालय होता है, या कैग आ जाते हैं, या महान्यायवादी। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ध्यान रखिए कि केंद्रक महालेखक परीक्षक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 या 52 तक, शायद 152 है, यहाँ तक इनका ही वर्णन किया गया है, जिसमें से 2 ही आर्टिकल पूछा जाता है, एक तो 148 और एक तो 149। ये 2 इनसे ध्यान रखिएगा। इसमें इनके पद का वर्णन किया गया है, और 149 में इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से
निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की थी। अब आप लोग जानते होंगे ये 3-4 हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। एक फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा जाता है, एक अभिनव भारत पूछा जाता है, उसके बाद आप लोग गदर पार्टी ध्यान आप लोगों को होगा गदर पार्टी, उसके बाद अभिनव भारत, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, लाल कुर्ती, तहकीक कमेटी, हंटर कमेटी, ये सब इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और कुछ ध्यान नहीं रखना होता है, सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना होता है, कब स्थापना हुई, किसने स्थापना की। तो यहाँ से हम लोग कुछ आप लोगों को क्लियर करवा देते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की थी। तो ये किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। वी डी सावरकर, इन्होंने 1907 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछा गया था, अभी नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछा गया था कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। अब 1907 में हुई थी इसकी स्थापना, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक गुप्त सभा थी। अब यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि 1907 में ही मैडम भीकाजी कामा, आप लोगों को पता होगा कौन है मैडम भीकाजी कामा, इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। और ये एक पारसी महाराष्ट्रियन महिला है जिन्होंने जर्मनी में स्टुटगार्ट में सोशलिज्म पर भाषण देते हुए राष्ट्रीय तिरंगे को पहली बार फहराया था। इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। मैडम भीकाजी कामा से इन्होंने 1907 में कहाँ झंडा फहराया था, स्टुटगार्ट में फहराया था। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने नाम लिया था गदर पार्टी की। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह थे। कौन थे, सोहन सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बहुत कंटेंट हो जा रहा है आप लोगों के लिए, और आज नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो थोड़ा कम एक्सप्लेन करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में किस भौतिक कारक का मान 6.62607015 गुणे 10⁻⁻34, ये पावर है, ध्यान रखिएगा, जूल हर्ट्ज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसका मात्रक होता है, ये किसका मान होता है, तो ये कैपिटल जी का मान होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, स्थिरांक कहते हैं। 6.67 ऐसे डायरेक्ट हो जाता है ये। तो ये किसका मात्रक है, प्लैंक स्थिरांक। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल जी से। तो इसका मान वो है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप कैपिटल जी का मान इसमें पूछा गया, हो सकता है आप लोगों के पेपर में स्मॉल जी का मान पूछ ले। इसका कितना होता है, 9.8 कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का मान इतना होता है, कैपिटल जी का मान अभी आप लोगों ने देखा 6.67 ऐसे कर हो जाता है। उतनी बड़ी वैल्यू कभी कभी दे दिया जाता है, नहीं तो आप लोग यही ध्यान रखेंगे कितना, 6.67 गुणे 10 की घाते -34, ये ध्यान रखिएगा। किसका मान है ये, प्लैंक स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना, इतना आप लोगों को ध्यान नहीं रख रहे, इतना ध्यान रखिए कि केबल परियोजना को किस संस्था द्वारा पोषित किया जा रहा है। तो केबल परियोजना ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल सर्विसेज क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर है, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। तो ध्यान रखिएगा, केबल परियोजना कौन पोषित कर रहा है, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। ये आप लोग ध्यान रखिए, करंट का क्वेश्चन था। तो करंट के आप लोग करंट अफेयर पढ़ते भी होंगे, तो इस बार कुछ दूसरा भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्यौहार है। तो अब अरुणाचल प्रदेश के आप लोगों ने फोक डांस याद ही किए होंगे, फोक डांस, क्लासिकल डांस, बुक से, इन सब से तो क्वेश्चन बनता ही है, सभी लोग याद करते हैं, आप लोगों ने भी याद किया होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तो हम लोगों का, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ एक ही उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो त्यौहार, फोक डांस, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ के थोड़ा वो देख लेते हैं, यहाँ के जो प्रमुख थोड़ा धार्मिक त्यौहार हैं जो उनको देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सांगकेन, क्या ध्यान रखेंगे, सांगकेन, पांगसाऊ, सांगकेन, पांगसाऊ, मोपिन, सांगकेन,
क्या ध्यान रखेंगे? सांकेन, पांगसाउ, मोपिन, तमिलनाडु, जायरो, मुरुंग। उसके बाद ये सोलुंग भी ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? सोलुंग और लोसर ये यहीं के हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन नोट कर लेंगे तो ध्यान हो जाएगा। क्या? सांकेन, पांगसाउ, मोपिन, जायरो, मुरुंग, तमिलनाडु, न्योकुम, सोलुंग, लोसर ये सभी कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। माघ बिहू, कटी बिहू और क्या 3 बिहू होते हैं, आप लोगों को पता होगा। कटी बिहू, माघ बिहू और एक बिहू और होता है। ये कहाँ के हैं? सारे असम के हैं, तो ध्यान रखिएगा। छठ पूजा बिहार की होती है। राजगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? वैसे भी आप लोग ध्यान रखते हैं तो बिहार में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड, बिहार आप लोगों को पता होगा, दोनों में आते। शेरशिप जिसने जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर। अब कल आप लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, सबसे कम। कल के शिफ्ट में यानी कि पहली शिफ्ट में पूछा गया था आरपीएफएसआई की। सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया है देखिए कि शेरशिप जिसने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की है किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। इस जिले में सबसे ज़्यादा है। किसमें? शेरशिप, जो कि किस राज्य का है? तो मिजोरम। वैसे पूछे किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है तो केरल, सबसे कम बिहार, लेकिन किस जिले की सबसे ज़्यादा? तो शेरशिप की। किस राज्य का है? तो मिजोरम। किस राज्य का है? मिजोरम, ध्यान रखिए। सबसे कम जनसंख्या हाँ, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश। बहुत पूछा जाता है। 15 व्यक्ति पर किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार 1106। आगे आएंगे हम लोग। और 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या किन राज्यों की दर्ज की गई है? तो कल के क्वेश्चन में ही ये भी क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की है। लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया? तो 2021 में किया गया। ये ध्यान रखिएगा। ये सब वैसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को वैसे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को किससे अलग करने के लिए अगस्त 2024, देखिए सब करंट के कुछ, क्योंकि दिसंबर में ये पेपर हुआ है तो करंट के क्वेश्चन है, तो इस बार करंट के क्वेश्चन दूसरे भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों को किससे अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया? तो खनन से अलग करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं जो उस समय होते हैं। तो उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और ये 1992 से 1997 5 वर्ष की होती है, तो ध्यान रखिएगा 92 से 97 तक चली थी। और आर्थिक स्थिति को ठीक करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ध्यान रखिए। पीवी महान नोबलिस्ट पहले के थे, आप लोगों को पता होगा, पहली पंचवर्षीय योजना की। घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस ताल वाद्य से संबंधित है? स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो घटम किससे संबंधित है? मटके से संबंधित है। किससे संबंधित है? मटके से संबंधित है। और किसमें प्रयोग किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत में। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए मैंने जो बताया था क्वेश्चन, वहाँ पर वही क्वेश्चन आया है। अभिनव भारत मंदिर या अभिनव भारत, इसे यंग इंडिया सोसाइटी की कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने और उनके भाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में किया था? तो ध्यान रखेंगे बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है देखिए। भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 2021 में शुरू की गई थी। किस वर्ष शुरू की गई थी? 2021। अभी आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा, जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इसरो से। इसरो से क्वेश्चन क्या आया था? इसरो से क्वेश्चन ये आया था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 से अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया? जिसने
2013 में शुरू किया था, जो अमीर विदेशी निवेशकों को निवास परमिट प्रदान करता था। तो किसने बंद कर दिया है? ये नीदरलैंड। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब किसके क्वेश्चन है? तो ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप लोग खुद से करंट अफेयर पढ़ते होंगे। तो नीदरलैंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने गोल्डन वीज़ा बंद कर दिया, वापस ले लिया। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना होता है? तो भारत में निवास करने के लिए कम से कम 7 वर्ष होना होता है। और नागरिकता से क्वेश्चन आया, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन बनता है। तो नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जाती है? नागरिकता को त्यागने हो तो कितने नियम होते हैं? तो 3 प्रकार से नागरिकता को त्यागा जाता है और ग्रहण 5 प्रकार से किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। और नागरिकता का वर्णन कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच किया गया है? तो 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह नागरिकता से ही पूछा गया था। क्या? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हुए तो न्यूनतम निवास अवधि कितनी होती है? तो ये भी 7 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? अभी आप लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और ये इसी तरह आया था कि हाई कोर्ट की स्थापना भारत में किस अधिनियम के द्वारा की गई? अभी नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी देखेंगे नीचे ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 241 241 अनुच्छेद, ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये सब तो आप लोगों को वैसे बेसिक क्वेश्चन है। भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री। संसदीय व्यवस्था संविधान में कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है, बहुत पूछा जाता है। ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय रक्षा मंत्री होते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था ना कि वनस्पति से क्वेश्चन आया था पहली शिफ्ट में। कल आप लोगों ने देखा था क्या कि जो चितकबरे हिरन होते हैं वो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये आप लोगों ने कल वाले वीडियो में देखा होगा। किस वन में पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। आज इसमें देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशिष्ट विशेषता है? तो पर्णपाती देखकर सब लोग इसे तो वैसे भी आंसर दे सकते हैं। क्या? ये पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते भी गिराते हैं। वो सदाबहार जो होते हैं वो सदा हरे भरे रहते हैं, और जो पर्णपाती होते हैं पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? अमिताभ घोष, अलका जोशी, किरण देसाई या राजीव मल्होत्रा? द व्हाइट टाइगर मैंने आप लोगों को एक करवाया था शायद, वो किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, वो अरविंद अडिग ने लिखी है। वो बहुत पूछी जाती है, वो भी ध्यान रखिएगा। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? तो किरण देसाई की है। तो अब पुस्तक से आप लोगों को क्रिकेट के जो प्लेयर हैं, सौरव गांगुली, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, जो आप लोगों को पता होगा, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? वो मिल्खा सिंह की। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। और ये जो मैंने बताया व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिग की। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सानिया मिर्जा का ध्यान रखिएगा, ए संगे स्टार्ट। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा किसका? साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीथिंग बट खामोश और आई एम नो मसीहा, सोनू सूद, इन सब की पुस्तक आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। देखते हैं हम लोग
एनीथिंग बट खामोश आप लोगों को पता होगा किसकी है, तो शत्रुघ्न सिन्हा की है, ध्यान रखिएगा। नवपाषाण काल से कल आप लोगों ने देखा था एक भिराना कहाँ पाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों ने देखा भी होगा हरियाणा में। ये कल पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। देखिए सेकंड शिफ्ट में भी नवपाषाण से एक आया है। कुपागल किस राज्य में स्थित है, तो कुपागल कहाँ स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। और बहुत ही कल मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, आज यहाँ पर एक ट्रिक ध्यान रखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखेंगे, गौरी चली, ध्यान रखेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे जब गौरी चली, क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, जब गौरी चली, ये आप लोगों को ध्यान रखिए। देखिए जा से क्या हो जाएगा, जौ, ये कहाँ मिला, तो बनावली में। ये हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में जब पूछा जाएगा तो जौ कहाँ मिला है, बनावली में। गेहूँ कहाँ से मिला है, देखिए गौरी है रंगपुर से, रा से रंगपुर। गेहूँ कहाँ से मिला, रंगपुर से। जौ कहाँ से मिला, बनावली से। चावल कहाँ मिला, लोथल से। ध्यान रखिएगा ट्रिक, जब गौरी चली। तो यहाँ से आप लोगों के दो बहुत अच्छे से हो गए कि नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, बिर्राना हरियाणा में। और पूछ ले कि नवपाषाण काल में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला सबसे पहले, तो कोल्डी हवा प्रयागराज यूपी। ध्यान रखिएगा आप लोग कि चावल का साक्ष्य पहले उत्तर प्रदेश से मिला, कहाँ से, कोल्डी हवा से। कहाँ से, कोल्डी हवा। इंपॉर्टेंट बनेगा, देखिए नवपाषाण काल से बन रहे क्वेश्चन, तो वो भी पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। मैंने भी कहा था ना, ये पूछा गया था। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना मतलब उसकी हुई। कौन सा है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। अब एनी बेसेंट से कई क्वेश्चन बनते हैं, एनी बेसेंट से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तो थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाएगा, ये एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में भारतीय धर्म, दर्शन, सिद्धांतों के अध्ययन को इससे बढ़ावा मिला। अब एनी बेसेंट से जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आपके पेपर में इससे सरल ही क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखिए इनसे एनी बेसेंट से क्वेश्चन क्या बन सकता है। आप लोगों को पता होगा क्या कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, एनी बेसेंट ही थी। उसके बाद एनी बेसेंट की दो पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, दो पत्रिका है, एक है न्यू इंडिया, एक है न्यू इंडिया और एक है क्या, कॉमनवेल्थ। इनके दो पत्रिका का नाम ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, दूसरा इनकी पत्रिका ध्यान रखेंगे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। उसके बाद आप लोग यहाँ से आप लोगों ने देखा पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन है, एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी, तब ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू। कंफ्यूज मत हो जाएगा, पहली भारतीय महिला पूछे तब तो सरोजिनी नायडू ही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग, किसने भारतीय संविधान को वकीलों को स्वर्ग कहा और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन है, ये किसने कहा है। ऑप्शन देखिए, केसी होयर ने कहा है, किसने कहा है, केसी होयर ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, आइवर जेनिंग्स ने या मारिन जोन्स ने। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना बहुत कठिन किसने कहा है, तो ध्यान रखेंगे आइवर जेनिंग्स। आगे देखेंगे हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं होता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे घाटम, जो घाटम है ये भारतीय संगीत में उपयोग नहीं होता, हिंदुस्तानी संगीत में उपयोग नहीं होता। अब योजना से लड़का भाव योजना महाराष्ट्र की है, और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कहाँ की है, उड़ीसा की। तो ऐसे योजनाएं आप लोगों को याद भी होगा, तो करंट की जो योजनाएं चल रही हैं उनको तो जरूर याद कर लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए तानवा परियोजना शुरू की। अब कभी कभी जो बहुत साल पुरानी हो जाती हैं उन्हें भी पूछ लिया जाता है, जो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा एक क्वेश्चन आता है कि
दुआरे राशन योजना, अभी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दुआरे राशन योजना किस राज्य में शुरू की गई थी, जिसको हाई कोर्ट द्वारा बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो किस राज्य की है ये? वेस्ट बंगाल। तो ऐसे जो योजनाएं बहुत फेमस हो जाती हैं तो उनको याद रखिए करिए कहाँ की है। तो ये किस क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के लिए तानवा परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। किसने शुरू की है? तमिलनाडु ने शुरू की है ये। अब आप लोगों ने देखा होगा कल पेरिस, अब पेरिस पैरा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक दोनों आप लोगों को रट कर जाना है। कल आप लोगों ने देखा पहले शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आया था कि जो मनु भाकर हैं और सरबजोत, इन्होंने मिलकर जो सिल्वर मेडल जीता था, किस टीम के विरुद्ध, किस देश की टीम के विरुद्ध जीता था? तो दक्षिण कोरिया आप लोगों ने देखा था। अब फिर से ये क्वेश्चन आया है, अब की पैरा ओलंपिक से आया है। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में रजत पदक, क्या क्वेश्चन है, रजत पदक विजेता थुलास्मिथी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इन लोगों के खेल को आप लोग रट लीजिएगा, ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, ये पहले श्रेणी में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। तो आर्यभट्ट मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। ये क्या है? ये क्या है? कृत्रिम उपग्रह है और पहला कृत्रिम उपग्रह है। अगला देखिए क्वेश्चन, 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र, अब ये 3 ही सेक्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आप लोगों को पता होगा पहला कृषि से संबंधित होता है और जो व्यापारी होते हैं ये इनसे संबंधित सेकंड क्षेत्र से होता है। और तृतीय क्षेत्र, जो तृतीय क्षेत्र होता है ये सेवा देता है। क्या देता है? सेवा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पुलिस हो गई, ये ट्रेन हो गई, ये सब किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आता है। और भारत की स्वतंत्रता के समय सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान तो प्रथम क्षेत्र दे रहा था। वर्तमान में कौन दे रहा है? तो वर्तमान में दे रहा है तृतीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनता है। तो 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे? तो 15.8%। आगे देखेंगे हम लोग, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन इसी शिफ्ट में आया था, ध्यान रखिएगा। 1 अर्ग बराबर कितना जूल होता है? तो मैंने पहले ही इसे बता दिया था आप लोगों को, कितना होता है? 10 के पावर माइनस 7 जूल। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होगा बल का मात्रक सब लोग रट लेते हैं, क्या? न्यूटन। लेकिन बल का मात्रक डाइन भी होता है। क्या होता है? डाइन। अब बहुत बार क्वेश्चन यही आएगा, आप लोग देखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होगा। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अब देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? कौन है? आप लोगों को पता होगा, ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं राजीव कुमार की जगह। भूलिएगा मत, ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है। कौन है? और उसके बाद आप लोग, ज्ञानेश कुमार वर्तमान में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? इसरो के वर्तमान हेड कौन है? आप लोगों को पता होगा कि एस सोमनाथ जी। चांदनी जिसने चांद पे ली, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, वो हटा दिए गए हैं। कौन बने हैं? वी नारायण। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति से। आप सभी को पता होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यहाँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति। अब यहाँ थोड़ा हम लोग उपराष्ट्रपति से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आर्टिकल नोट कर दिया है, ये आर्टिकल मत भूलिएगा। 63, 64 और 70। 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन 63 में किया गया है। और 64 में ये कहा गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो वो पदेन सभापति होंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो आर्टिकल 64 अनुच्छेद 14। और 70 में क्या है? 70 में ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके कार्यों का निर्वहन उस समय कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। जैसे
राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर राष्ट्रपति की अचानक डेथ हो जाती है तो उस समय उनके पद का निर्वहन कौन करेंगे? वो करेंगे उपराष्ट्रपति। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 70 में। तो 63, 64 और 70 ये 3 आर्टिकल आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद और जो क्वेश्चन बन सकता है उपराष्ट्रपति से ये बनेगा कि किस सदन के उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं। कैसे क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति होते हुए भी उसके सदस्य नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा ही है। ये राज्यसभा के प्रधान सभापति तो होते हैं लेकिन उसके सदस्य नहीं माने जाते। किसी बात पर वोटिंग होती है तो ये नहीं दे सकते। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या इनका वेतन कितना होता है? 4 लाख होता है। लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति रहेंगे तब, लेकिन जब ये राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे होंगे जिस समय, उस समय भी उनका वेतन कितना हो जाएगा? उस समय 5 लाख हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर होनी चाहिए। इन्हें शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति। और इन्हें त्यागपत्र देना हो तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। तो राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं और इन्हें शपथ भी कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से बनेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आयु 35 ईयर, 63 में पद, 64 में प्रधान सभापति होंगे, 70 में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। अगर वो नहीं होंगे, राज्यसभा के ये प्रधान सभापति होते हैं। वेतन इनका 4 लाख होता है। न्यूनतम आयु इनकी कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? बस यही क्वेश्चन इनसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। इन्हें शपथ कौन ग्रहण करवाता है? ये त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति की। तो ये राइट आंसर हम लोगों का उपराष्ट्रपति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। ये सभी एग्जामों में अक्सर ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आरपीएफएसआई, ये सारे क्वेश्चन आरपीएफएसआई जो 2 दिसंबर को हुआ है उसी के सारे क्वेश्चन है। ये अग्नि पहली मिसाइल थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन बनने लायक है उसमें हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि ये देखिए, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल आप लोग इसे जानते ही हैं कि यही पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पालक में। ये एसएससी के द्वारा ही पूछा गया और ये आरपीएफएसआई का ही क्वेश्चन है वैसे भी। तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और जितने भी डंक मारने वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे बिच्छू हो गया, चींटी हो गई, इन सब के डंक में क्या होता है? यही पाया जाता है, फार्मिक एसिड, जिसके कारण थोड़ा सा दर्द होता है, ये इसी के कारण होता है। तो फार्मिक एसिड आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। और पालक में ऑक्जेलिक, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिरके में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? चित्तीदार हिरण किस में पाए जाते हैं? कांटेदार वन, पर्वतीय वन, पर्णपाती वन। तो पर्वतीय वन जो होता है, पर्वतीय वन में ये पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत में वन का क्षेत्रफल कितना है? पूरी पृथ्वी में, मतलब पूरे भारत में मिला दिया जाए तो 21.54% है। ये होना कितना चाहिए? तो 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना? तो 21.54%। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चित्तीदार हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट ये ध्यान रखिए, पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये 24 में पूछा गया और इसलिए 2023 का पूछा गया। अब ये इस बार क्या पूछेगा? जून। इस बार क्या पूछा जा सकता है कि जून 2024 में कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये ध्यान रखिएगा, इस साल क्वेश्चन का आंसर तो 3 वर्ष हो जाएगा, लेकिन जब पूछा जाए जून 2024 में कितने साल हो गए तब आंसर 4 वर्ष दीजिएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? जून 2023 में पीएम स्वनिधि योजना के कितने साल पूरे हो गए? 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए,
भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? वहाबी आंदोलन, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद खान, शाह वली उल्लाह या जमाल अहमद खां? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद बरेलवी। ये थे भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था, ध्यान रखिएगा, ये थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक नौपाषाण स्थल वीराना राज्य में स्थित है। तो ये नौपाषाण स्थल जो ये है वीराना, ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अब यहाँ मैंने एक ट्रिक लिखी है, इसके द्वारा आप लोग थोड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, क्योंकि उससे पूछा जाता है। सिंधु घाटी में जो चीज़ें खोजी गई है उसे देख लीजिए। क्या है? कम आलू मुहे, क्या है? कम आलू मुहे आम शाम पाम शाम। ये क्या है? ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा? का से ध्यान रखिएगा, कांस की मूर्ति। का से क्या हो जाएगा? कांस की मूर्ति। आ से क्या हो जाएगा? अग्निवेदी। आ से अग्निवेदी। और देखिए का से क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का? का से ध्यान रखिएगा, कांस की मूर्ति। आ से अग्निवेदी। माँ से क्या हो जाएगा? मातृ देवी की मूर्ति। आ से क्या हो जाएगा? अन्नागार। उसके बाद सा से शिव की मूर्ति। और पा से क्या हो जाएगा? पुजारी की मूर्ति। और सा से क्या हो जाएगा? स्नानागार और सूतीवत। दोनों ध्यान रखेंगे। तो याद करना कितना सिंपल है, ये देखिए। कांस की मूर्ति ये छोड़ दीजिए इस समय। यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग, क्या अग्निवेदी कहाँ खोजा गया? तो यहाँ पर ला लिखा है, तो लोथल ध्यान रखिएगा। अग्निवेदी कहाँ खोजा गया? तो लोथल में। मातृ देवी कहाँ खोजा गया? तो यहाँ हा लिखा है, तो हड़प्पा। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है, अग्निवेदी लोथल से मिली है। बाकी यहाँ पर कांस की मूर्ति और ये अन्नागार, शिव की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति और यहाँ पर स्नानागार और सूती वस्त्र, ये सारे इन सब को मिला दीजिए। जिसमें लास्ट में माँ है, ये देखिए, इन सबको यहाँ पर मिला दीजिए। ये सारे कहाँ खोजे गए हैं? तो मोहनजोदड़ो में। बहुत सिंपल है याद करना, एक बार लिख कर याद कर लेंगे आप लोग, याद हो जाएगा। और ये सारे स्थान बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई है? तो 30 करोड़ से अधिक 2 राज्यों की दर्ज हुई है। एक तो यूपी की और दूसरा कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। इन दोनों की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हम लोगों का है। अब 2011 की जनगणना से बहुत क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए 2011 के सेंसस से। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 30 करोड़ से ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। सबसे कम किस राज्य की है? तो बिहार की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखा जाए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो बिहार की है। सबसे ज़्यादा तो बिहार की है। सबसे कम कहाँ की है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे कम की बात करें तो कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर केवल 15 लोग भी पाए जाते हैं और बिहार में 1106 लोग पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल की है और सबसे कम बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण कौन सा नहीं है? पेट में ऐंठन, प्रवाहिका, उल्टी या बुखार। तो इसमें से कौन सा आंसर हम लोगों का हो जाएगा जो नहीं है? तो पेट में ऐंठन भी सही है, प्रवाहिका भी सही है, बुखार भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उल्टी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोगों का? देखिए, भारत में हार्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? अब हार्नबिल मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन में आया भी है। देखिए, हार्नबिल कहाँ का है? मैंने बताया था नागालैंड। हार्न बजाने से क्या होगा? बिल्ली में जो सर्प होंगे वो निकल जाएंगे, तो नागालैंड। तो नाग ध्यान रखिए, हॉर्न बजाने से ये निकल जाते हैं लैंड पर, भूमि पर। तो हार्नबिल नागालैंड का है। ये किस महीने में मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और बांस उत्सव भी यहीं का है, ध्यान रखिएगा। हार्नबिल और बांस दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कई बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। और ये इसमें एक दे दिया जाता है, क्या धार्मिक न्याय प्रस्तावना का भाग है, तो ध्यान रखिएगा नहीं है। कौन कौन से हैं, केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पर धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ऑप्शन में हमेशा धार्मिक दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि वो नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये रूस से लिया है। समता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग, और उसके बाद ध्यान रखेंगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का महाभियोग, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। तो राइट आंसर रूस हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से ली गई है, रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, मैंने कल या परसों के प्रैक्टिस सेट में ये आप लोगों को बताया था, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, और देखिए आरपीएफएसआई के एग्जाम में पूछा गया इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 148 से लेकर 151 के बीच में किया गया है। लेकिन ऑप्शन में इसके दो ही अनुच्छेद पूछे जाते हैं, एक 148 और एक 149। 148 में वर्णन है कैक के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 148 में, और उनकी शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 149 में। तो दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 148 में कैग के पद का वर्णन है, और आर्टिकल 149 में किसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 149 में उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। और ऐसे आर्टिकल दे दिया जाए कितने से कितने के बीच, तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच किए गए। तो यहाँ पर जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि उनके पद का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 148 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इकोनॉमिक्स के 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कभी 1 आता है कभी 2 आता है। तो सेंसस तो जरूर पढ़कर जाइएगा 2011 की। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है, तो आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए सबसे मुख्य माप होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ये राइट आंसर हो जाएगा। एक नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान रखिएगा। नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल, इसका आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कहीं से भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसका फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैसे जहाँ तक है नेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यही इसका होता है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा कहीं से। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ है, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बाबा अलाउद्दीन खान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे लेंथी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, तो कितना भी पढ़कर जाइए, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नहीं आते हैं। तो लेकिन आप लोग ये आरपीएफएसआई में पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे। वैसे आप लोगों का पेपर इससे हल्का ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेरिस, अब पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, अब ये तो आएगा ही क्वेश्चन इसमें से एक, ये तो फिक्स है क्योंकि इम्पॉर्टेंट बहुत है। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर, और मनु भाकर ध्यान रखिए इस बार इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है, इनका नाम मत भूलिएगा। और सरबजोत सिंह किस देश के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीते थे, तो इनकी जोड़ी जीती थी, मनु भाकर पहला एक जीती थी, इसके बाद इनके साथ मिलकर भी एक जीती थी, तो ये दक्षिण कोरिया की टीम को हराए थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो इम्पॉर्टेंट है ही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे। अब देखिए इसमें पूछा गया था संस्थापक, अब इस बार आप लोगों से हेडक्वार्टर पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि ये इसकी स्थापना कब हुई,
तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इस समय इसके चेयरमैन या हेड कौन है? तो देखिए इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान हेड या चेयरमैन वीवी नारायण है। कौन है? वीवी नारायण। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से हम लोग भारतीय अंतरिक्ष दिवस में, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। आप लोगों को पता होगा चंद्रयान 3 जो है मिशन, चंद्रयान 3 23 अगस्त को दक्षिण पोल पर उतरा था, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग का प्रावधान यहीं से लिया गया। उपराष्ट्रपति के पद को भी यहीं से लिया गया है। यहीं से क्या लिया गया है? यहीं से फंडामेंटल राइट्स भी लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस से मैंने बताया कि समता समानता एवं बंधुत्व यहीं से लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से आप लोग ध्यान रखेंगे संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। RPFSI 2 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाता है? अब तबला वादन देख कर जाकिर हुसैन आंसर मत दे दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद अलादिया खां होना हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप लोग जाकिर हुसैन का नाम ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी डेथ हो गई है। इस बार ये पूछे जरूर जाएंगे, ये किससे संबंधित है? तो जाकिर हुसैन तबला वादक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन के ध्यान रखिएगा कि जयपुर अतरौली घराने की स्थापना किसने की थी? तो उस्ताद अलादिया खान। वहीं पर पूछ लिया जाए किराना घराना की स्थापना किसने की थी, तब आप लोग क्या बताएंगे? करीम खान। भीमसेन जोशी उसी घराने से संबंधित है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा लता मंगेशकर भिंडी घराने से संबंधित है। और APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो वो एक बीड़ा वादक है। लता मंगेशकर की बात करें भिंडी घराने, APJ अब्दुल कलाम बीड़ा वादक। ध्यान रखिएगा। करीम खान किराना घराना से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। दोनों सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु भी जुड़ा है, आंध्र प्रदेश भी जुड़ा है, पश्चिम बंगाल भी जुड़ा है। ये सारे राइट आंसर हैं इसके। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े हैं। जुड़ा कौन सा नहीं है? तो केरल नहीं जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी बनी है। कौन? सुमन कुमारी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य मैंने बताया कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल। और सबसे कम बिहार। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन लास्ट ये हम लोगों का है। क्वेश्चन क्या है देखिए, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? अब तुरंत इसे देखकर निकट ग्रह कौन सा देखकर बुध आंसर मत दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सूरज है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चार इधर। तो ये सूर्य होता है, सूर्य के नज़दीक तो बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद यहाँ पृथ्वी, तो इसके नज़दीक यानी कि पृथ्वी के नज़दीक कौन सा हो जाएगा? शुक्र। तो राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह पूछे तो बुध को आंसर मत दे दीजिएगा, राइट आंसर शुक्र ही होगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पूछा जाता है क्या? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से 4 आंतरिक ग्रह हैं? तो ये 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 आंतरिक ग्रह हैं और ये 4 बाह्य ग्रह हैं। कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ध्यान रखिएगा। और इनके बीच में ये पट्टियाँ होती है, ध्यान रखिएगा। किसके? तो ध्यान रखेंगे आप लोग मंगल और बृहस्पति के बीच। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।